Hello everyone, welcome to Legal Narrative. Today is our last class of polity. Herein, we will finish the polity at any cost. उसके पहले एक छोटी सी कहानी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो एक मेरे सीनियर थे, तो मतलब उनकी शादी होने वाली थी। शादी होने वाली थी क्या मतलब, सब कुछ बात बात हो गई थी। वो लड़की के घर वाले और वो सब देख के चल गए थे और सब कुछ ऐसे पक्का पक्का हो गया था। तो अच्छा, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात है और वीटी मंदिर जो है वहां पे, उसकी बात, आज ही की बात। हुआ क्या कि अब ये हुआ कि लड़का लड़की भी मिल ले थोड़ा। अब लड़की आई तो वो अपने साथ में एक मतलब लड्डू लेकर के आई थी। वो होता है ना कि वो कुछ खिलाया पिलाया जाता है, जो भी होता हो, मुझे भी आइडिया नहीं है, शादी होगी तो पता चलेगा। और क्या हुआ कि वो लेकर के आई थी, तो अच्छा, और भी जितने जूनियर्स थे वो सब मतलब दूर से देख रहे थे कि हाँ मतलब वो सब आया आया भी मिलेगा खाने पीने को। अब क्या हुआ कि ये मिले भाई, और फिर लड़की को पता नहीं क्या जो भी रहा हो, पसंद नहीं आया। तो वो अपना लड्डू अभी वापस लेकर के चली गई है। ठीक है। तो मतलब मेरे हम लोगों को, हमको तो, मैं तो खैर वहां पे नहीं था। तो हमारे और भी जो मतलब हमारे बैचमेट या साथी थे, तो उनको लड्डू खाने का नहीं मिला है, तो यही स्टोरी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूं। तो कभी भी जैसे शाश्वत त्रिपाठी, कभी शादी वादी में मतलब लड़की वड़की देखने जाना, कोई मिठाई लेके जाना, कि लड़की ना भी पसंद आए तो लड्डू वापस में लेके मत आना। बहुत लोगों की आशाएं टूट जाती है कि लड्डू मिलेगा मिलेगा और फिर मिलता नहीं है। ठीक है। चलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। यार गर्मी लग रही है, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर आज, जिसमें से हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, निहारिका। क्या ऐसी बहुत दिन बाद आई हो भाई, ठीक ठाक है सब? हाँ सर, ठीक है। तबीयत वगैरह सब बढ़िया? हाँ सर, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, तुम भी शादी वादी में गई थी क्या? आ नहीं रही थी? सर जाना था लेकिन तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए नहीं जा पाए थे। ओह, वो मिस हो गया है, शादी का खाना। ये सबसे बड़ा दुख होता है ठंडी के महीने में। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं, बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आज हम उन इंपॉर्टेंट चीजों में से जो जो कुछ भी है सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है अपनी, द गवर्नर। गवर्नर की ऑफिस को हमने नहीं पढ़ा हुआ है, कि पढ़ा हुआ है सौरभ? बताओ बेटा। नहीं पढ़ा, नहीं सर, राइट? नहीं पढ़ नहीं सर। हाँ, तो गवर्नर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब उसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको हम जल्दी से जान लेंगे। उसके बाद से उसको कुछ जानने वाने की जरूरत नहीं है। गवर्नर बेचारा चुतिया होता है, प्रेसिडेंट तो ब्रीजर पर काम करता है, जब मन करता है तब भगा दिया जाता है। तो ये सब होता है, लेकिन फिर भी उसको क्वेश्चन उस पे बनते हैं। तो जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपना गवर्नर का प्रोविजन किस पार्ट में दिया हुआ है, तो गवर्नर, सबसे पहले गवर्नर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गवर्नर। ठीक है। ये गवर्नर जो है बेटा, ये किस पार्ट में है, किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। किस में है? पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तैयारिका सुनिए बेटा, गवर्नर अपना पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहां से कहां तक है पार्ट 6 अपना? सॉरी, पार्ट 6 अपना आर्टिकल 153 से लगा करके 167 तक है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 153 से लगा करके 167 तक है। ये अपना, इसमें सॉरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की है। किसकी बात की है बेटा? स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की है। अच्छा, कौन बताएगा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता होगा? बताओ, मिहिर बताओ, कौन कौन आता होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव में? मिहिर पांडे, बताओ भैया। मिहिर, आर यू देयर एंड लिसनिंग टू मी?
मिहिर सुन पा रहे हो भाई? एक सेकंड। यार आवाज सब कुछ बढ़िया तो है, कहे नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, प्रीति पांडे आप बताओ, स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता होगा? प्रीति बताओ। मैं ऑडिबल? यस सर। हेलो। हाँ मिहिर बोलो, स्टेट एग्जीक्यूटिव में बेटा कौन कौन आते लोग आते होंगे, बताओ मिहिर। भैया गवर्नर जानते और नहीं पता है। हाँ अरे बाबू, उससे जो हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, कहो हाँ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये बताओ। हाँ। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव से भैया एनालॉजी लगाओ ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव से एनालॉजी लगाओ और बताओ कि तुम ही बताओगे और कोई नहीं बताएगा कि कौन कौन हो सकता है स्टेट में। यूनियन के एनालॉजी, यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने क्या क्या पढ़ा है ये बताओ, दिमाग पे जोर डालो, डालो डालो जोर डालो भैया जल्दी से। इसमें जो है गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर भी शायद आएगा अरे नहीं, अभी अभी तुम और इसका मत काउंसिल। बताओ, पहले तुम अभी स्टे उसका सेंट्रल वाला बताओ, बताओ यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला बताओ। चलो कौन बताएगा, हैंड रेज कर दो जो बताना चाहता हूँ। कौन सा सर, स्टेट वाला या यूनियन वाला? नहीं रुक जाओ, सबसे पहले आईसी बेटा बताओ तुम, यूनियन वाला बताओ। सर यूनियन में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। तो इन्हीं के तर्ज पर, मतलब पैरेलली एकदम सब कुछ कहाँ पे होता है, तो स्टेट में होता है। हमने इसीलिए उसको हम स्टेट एग्जीक्यूटिव के और किसी को नहीं पढ़ेंगे, ना चीफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, ना स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, ना ही हम उनके एडवोकेट जनरल को पढ़ेंगे, कुछ किसी को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ गवर्नर को पढ़ेंगे। समझ रहे हो बेटा मिहिर? तो जो हायरार्की उसमें है ऊपर, सेम चीज इधर भी है नीचे भी, ठीक है? समझ रहे हो मिहिर? या सर लो आंसर करो। हमको 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 अगर मान लो हम नहीं पढ़ के जाते हैं स्टेट की एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग हैं या क्या क्या होता है, तो हमको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी सेंटर में है सेम सब कुछ रेप्लिकेट हो जाएगा। बस जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं है जो होता हो, वाइस गवर्नर की ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं बनाई गई। बात समझ पा रही हो बेटा? सौरभ बताओ। यस सर बिल्कुल। यू आर नो लॉन्गर द होस्ट ऑफ द मीटिंग, who has changed, who has, अच्छा, who has taken away the पोस्ट ऑफ मत, अच्छा सौरभ झा बन गए हैं होस्ट, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की सबसे जो ऊपर वाली हायरार्की होती है वो क्या कहलाती है बेटा? गवर्नर कहलाती है। उसी गवर्नर को हम पढ़ेंगे। अंकिता पांडे, आप पहली बार क्लास कर रही हो ना बेटा, कि पहले करी हो कभी क्लास उस पे, मतलब लाइव? अंकिता, अंकिता आर यू लिसनिंग टू मी? हमें लगता है मेरी आवाज बहुत स्लो जा रही है क्या, क्या ऐसी, ऐसा है? हाँ सर बताओ नहीं सर, ऐसा है ठीक क्या? आ रही है अब। हाँ तो ये लोग बोल का नहीं रहे कोई भी, नहीं बोलोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, और मैं दुखी होऊंगा तो पाप पड़ेगा सबको, ठीक है? छोटे बच्चे को का दिल नहीं दुखाया जाता है, ठीक है? मैं छोटा बच्चा हूँ, भैया मेरा मेरा दिल दुखा। नेटवर्क खराब है, आप में दो दो मिहिर मीर ऐड दिखाई दे रहे हैं मेरे में। हाँ हम इधर भी दो दो मिहिर जुड़े हुए हैं, इधर भी दो दो मिहिर दिखाई दे रहे हैं।
कोई बात नहीं मीर, तुम 2-2 बार पढ़ो और क्या। नहीं नहीं, वो जो दूसरा वाला मीर है वो मतलब तुम ही होगे शायद शायद। तो लिखा हुआ है मीर इज नॉट इन द मीटिंग। ठीक है मीर, एकदम चिल करो, पढ़ाई करो खूब अच्छे से, ठीक है। तो हमने पढ़ा पार्ट 6 में बेटा अपना गवर्नर है। आर्टिकल 153 से लगा के 167 तक क्या है, अपना स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है बेटा, गवर्नर आता है सबसे पहले, उसके दूसरे नंबर पर आएगा चीफ मिनिस्टर, तीसरे नंबर पर आएगा स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, उसके बाद में आएगा अपना एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट कोई होता है ना बेटा सेंटर में, वाइस गवर्नर की कोई भी पोस्ट की बात नहीं की गई है। ये बात समझ में आ गई? बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कौन बताएगा? आप। हमने बताया कि गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जैसे अपने अपने यहाँ यूपी का भी गवर्नर कौन है, ऐसी बताओ बेटा, बताओ ऐसी। आनंदी आनंदीबेन पटेल। ठीक है। अब वो क्या है, वो तो अपनी इस स्टेट की यानी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की एग्जीक्यूटिव हेड है। क्या है? स्टेट की एग्जीक्यूटिव हेड है। उसके पैरेलली और क्या है बेटा, द गवर्नर आल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सी इज आल्सो एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखना। मतलब गवर्नर इज एक्ट्स 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 एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर ये कभी भी ऑप्शन में आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये वाला ऑप्शन में आ गया तो आप लोग कहोगे हरी यार गवर्नर एजेंट कैसे हो जाएगा? आएगा दिमाग में कि नहीं आएगा? बताओ सर। गवर्नर तो बहुत पावरफुल है, यस उसको सर। एजेंट कह देना मतलब अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा आएगा। लेकिन ये बतिया सही है कि गवर्नर आल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ लो बेटा। तो जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर है उसका डुअल रोल है। कैसा रोल है बेटा सारा? डुअल रोल है। कौन कौन सा रोल? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है भाई साहब, और उसके पैरेलली उसके साथ साइमल्टेनियसली क्या है, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आ गई? बताओ यस और नो। प्रीति, प्रीति पांडे। यस सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, एकदम बहुत दौड़ के आ रही है। फिर बताया गया कि हर एक स्टेट का अपना अलग गवर्नर होगा। हर एक स्टेट का अपना एक अलग गवर्नर होगा। ठीक है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। लेकिन लेकिन सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये वाली नोट डाउन करो सब लोग। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया। ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि सेम पर्सन को एक से अधिक, विजन क्या है कि एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। लेकिन सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 बताता है कि एक गवर्नर को, एक पर्सन को जो कि गवर्नर के रूप में काम कर रहा है, he can be appointed governor of more than one state। समझ रहे हो बेटा? कि मतलब सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। मतलब एक ही व्यक्ति मान लो आनंदीबेन पटेल, वो यूपी की भी गवर्नर रह सकती है, साइमल्टेनियसली ये बिहार की भी गवर्नर रह सकती है। बस समझ रहे हो सर? यस यस। बस और ये वाली बात बताइए कहां पर गई है बेटा? सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में बताई। बात समझ में आ गई? यस सर, नो? बताओ सर। यस सर, समझ गए। बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया ना ये जान करके। ये वाली बात जानते थे तुम पहले कि नहीं जानते थे? नहीं सर। हाँ, तो ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये वाली बात। और ये सारी चीज तो खैर नहीं पूछी गई है। और इसमें भी कंफ्यूज हो सकते थे कि अगर आ जाता कि whether governor acts as an agent of the central government, तो यस, मार्क करके क्या है बेटा? यस, he acts as a
एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा, अब किसी व्यक्ति को अपॉइंट कैसे करेंगे? अच्छा, ये चीज समझ गया होगे ना, कि मैं इसमें लिख देता हूं, नहीं तो कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा कि सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज, लिख लो, सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ more than one state। ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट बताया है बेटा? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताया। अब बात आती है इसको यहां से ऐसे हो, ठीक है। अब बात आती है भाई साहब का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट, देखो भैया इनका इलेक्शन नहीं होता, इस चक्कर में मत रहना कि भाई साहब का इलेक्शन होगा। इनको प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट करता है। कौन करता है बेटा? कौन करता है बताओ, कौन करता है? प्रेसिडेंट। डायरेक्ट अपॉइंट कर देता है। कैसे? अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब सिग्नेचर करेगा और सील मार देगा। सील मतलब मोहर मार देगा। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है? बाई प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, ना इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनके इलेक्शन के लिए कोई कॉलेजियम नहीं बैठता है, कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, कोई एडल सफरेज नहीं इसमें एक्सरसाइज किया जाता है। होता क्या है? सिर्फ प्रेसिडेंट को कुछ रिकमेंडेशन दिया जाता है कि भैया भाई साहब को क्या कर दो, क्या दो गवर्नर, तो उनको बना दिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सौरभ? बताओ ये सर लोग, यस सर। मजा आ गया पढ़ के वाली बात? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, तो हमने कहाँ का मॉडल फिर अपनाया? हमने कहाँ का मॉडल अपनाया? हमने ये जो अपॉइंटमेंट का मॉडल है ये कनाडा से अपनाया। कहां से अपनाया बेटा? कनाडा से अपनाया। कहां से अपनाया इसी बताओ बेटा? कनाडा से सर। बहुत बढ़िया। वी हैव क्या कहेंगे इसको? वी हैव एडॉप्टेड में कि टेकन? वी हैव, बोलो क्या कहेंगे इसी बताओ? अडॉप्टेड। borrowed, borrowed, बारोड, वाह वाह, बहुत बढ़िया सांसद, बारोड। लेकिन एडॉप्टेड अब लिख दिया हूं, कौन ना जाए बिगाड़ेगा उसको। वी हैव बोरोड, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा कहां से? कनाडा से, फ्रॉम कनाडा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कहां से लिया गया है, तो किसी का भी गलत नहीं जाना चाहिए। बताओ, अब समझ में आ गया किसी को कोई दिक्कत? बताओ ऐसी, समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसी व्यक्ति को गवर्नर बनने के लिए क्या होना चाहिए? कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, खाली क्या होना चाहिए? भाई साहब भारत के सिटीजन होने चाहिए और 35 साल की उम्र होनी चाहिए, बस दो दो कंडीशन। कितना क्या क्या होना चाहिए बेटा? कि पहला पहला कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। 35 साल की एज भाई साहब को कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अच्छा, मेन यही कंडीशन, बाकी किसी भी कंडीशन का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके एडिशनली कुछ कंडीशन होती है कि वो जो व्यक्ति गवर्नर बनाया जा रहा है वो उस स्टेट का ना हो, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व पर्सन ना हो, वो बहुत ज्यादा एक्टिव ना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में ही ना हो। लेकिन इसको माना वाला नहीं जाता है। क्या किया जाता है? जिसको मन करता है, जहां पर मन करता है वहां पर उसको गवर्नर बना दिया जाता है। बात समझ में आ गई सबको? तो अगर इनकी बात की जाएगी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग और फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन एज अ गवर्नर, तो क्या बताओगे? बताओ सौरभ, क्या बताओगे? क्या सर?
अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति गवर्नर कब अपॉइंट किया जा सकता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताओ, क्या बताओगे? मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया हो और 35 ईयर्स एज हो। हाँ, और अगर मान लो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता तो उसमें तुम दो लाइन और लिखना बढ़ा करके कि वो व्यक्ति उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो कोई मतलब अभी मिनिस्टर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए कन्वेंशनली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बात समझ में आ गई? बताओ, यस और नो? यस सर। हाँ। अच्छा, अब term क्या होता है इनका? टर्म, टर्म ऑफ द ऑफिस, टर्म ऑफ द ऑफिस कितना होता है ऐसी बताओ? 5 5 साल का years. होता है, लेकिन इनको 5 साल के पहले भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा हटाया जा सकता है बताओ बताओ? प्रेसिडेंट के. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और वो प्रेसिडेंट कब हटाएगा? जब वो, जैसे होता है ना कुछ कुछ मम्मी लोग ऐसे बच्चों को खाना खिला रही, जब तक प्यार से मतलब वो खा रहा है, हर चीज कर रहा है, तब तक बड़ा अच्छा अच्छा है, नहीं तो पकड़ के कूट देती है। ठीक है, मम्मी लोगों को मारते देखे हो कभी कोई? वैसे ही प्रेसिडेंट मम्मी की तरफ काम करेगा, और इस गवर्नरों को जब मन करेगा, जब उसका प्लीजर, जब वो उसको बुरा लगा कोई चीज, मतलब कि एक्स एट द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये बेटा कि प्रेसिडेंट को अगर मन किया तो इन भाई साहब का नौकरी छीन लेंगे। ये हाल है इनका, बहुत गरीब है। जो व्यक्ति बहुत गरीब होता है उसे ही क्या बनाया जाता है? गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत गरीब नहीं, मतलब पॉलिटिकली गरीब होता है, जो जिसका पॉलिटिकल करियर खत्म करना होता है उसको गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब इनकी पावर्स क्या क्या होती है? तो इनके फ्री पावर वही है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, बहुत सारा पावर है। और सब किसके पैरेलल है? अपने प्रेसिडेंट के पैरेलल है। ठीक है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया था। याद है? बताओ, याद है कि नहीं याद है सौरभ? यस सर याद है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसको दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा है कि नहीं है? नहीं सर पढ़ा हुआ है तो क्या। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, बिल पर जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जब कोई बिल पास किया जाएगा, जहां पे दो हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट काउंसिल ऑफ, क्या कहते हैं उसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जब दोनों से पास हो करके और प्रेसिडेंट का एक्सेप्ट मिल जाएगा तब वो लॉ बनेगा। और जहां पे सिंगल मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मान लो प्रोविजन वहां पे नहीं है, तो वहां पे क्या होगा कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ पास होकर के और गवर्नर का एसेट मिल जाएगा तब वो क्या बनेगा? क्या बनेगा इसी बताओ? लॉ बनेगा, अदरवाइज वो लॉ नहीं बनेगा। जो बात समझ में आ गई? बताओ, कैसा? नो? प्रीति पांडे, यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है गवर्नर की? कि एक्स ये होती है, ये होती है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बताना आंसर। ठीक है, ऐसा नो? बताओ, ये एग्जीक्यूटिव है। कैसे हेड है ये बेटा? एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब कुछ कुछ गवर्नर से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उनको आप लोग क्या करोगे? नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, बताओ, निहारिका, सुन रही हो बेटा? यस सर। हाँ, लिखो, वो लिखो, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखो गवर्नर के। सबसे लिखो, सबसे पहले लिखो 153। 153 कहता है कि देयर शैल बी गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट। हो गया?
लिखो 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall vest in the गवर्नर। 154 हो गया। हो गया ये बात। फिर आती है बात कि ये प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर काम करते हैं। कौन से आर्टिकल में इनका टर्म बताया गया है? तो टर्म किसमें बताया गया बेटा? 156 में बताया गया है। आर्टिकल 156 हो गया। फिर है अपना आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 आर्टिकल 200 में बेटा इनके एसेंट, जो एसेंट अभी बताया ना मैंने कि एसेंट देते हैं, तो एसेंट की बात की गई है। एसेंट टू द बिल्स। जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव अगर काउंसिल भी है, जब दोनों के द्वारा कभी पास कर दी जाती है, तो उस पर जब तक एसेंट नहीं मिलेगा गवर्नर का, तब तक वो लॉ नहीं बनेगी। एसेंट का प्रोविजन कहाँ पे? 200 में। ठीक है। 201 बात करता है कि ये जो भाई साहब होंगे ये विल रिजर्व कर सकते हैं फॉर दी क्या कहते हैं उसको, कंसिडरेशन ऑफ दी प्रेसिडेंट। he can reserve the will for the consideration of the president. He can reserve the will for the consideration of the president under article 201। 201 ठीक है। टू 201। तो ये था अपना गवर्नर। गवर्नर में अच्छा, क्या गवर्नर जज डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं? यस। किस आर्टिकल में करते हैं बताओ? अच्छा, एक एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल में भूल ही गया। किस आर्टिकल में प्रोमोलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस? 213। आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 लिख लिया बेटा। आर्टिकल 217। आर्टिकल 217, अगर हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना होगा, अगर हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना होगा तो गवर्नर से कंसल्ट किया जाएगा। आर्टिकल 217 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हाईकोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना होगा बेटा, तो हम किसमें जाकर के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे? हम नहीं, मतलब प्रेसिडेंट किसमें करेगा? 217 में करेगा। समझ रही है? फिर 233 जो अपना क्या नाम इसका, गवर्नर, जो अपना गवर्नर होगा अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, डिस्ट्रिक्ट जजेस को। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर 233 में। हो गई बात। आप लोग जब जज बनोगे, तो 234 में जिस स्टेट में आप जज बनोगे, उस स्टेट का गवर्नर आर्टिकल 234 में आपको अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 234। बस इतना गवर्नर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। एक बार आईओसी जल्दी से रिपीट कर दो बेटा, क्या क्या लिखी हो तुम, बस आगे बढ़ जाएगा। Article 153, 154, 156, 200, 201, 213, 217, 233 और 234। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को थोड़ा सा देखें कि ना देखें, कोई जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसकी जरूरत है, क्योंकि वो बहुत बेकार है। मतलब सॉरी, बहुत बेकार कह रहा हूँ, मतलब हमने यूनियन पार्लियामेंट पढ़ लिया है, सब उसके पैरेलल चलता है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं उसको पढ़ने की। अब सबसे मेन चीज है पंचायती राज। पंचायती राज कौन बताएगा पंचायती राज क्या होता है? बताओ सौरभ। पंचायती राज जो गांव में होते हैं, क्या होते हैं गांव गांव में? गांव
लोकल गवर्नमेंट हम्म और बोलो। यही फिलहाल याद आ रहा है। कोई बात नहीं, बढ़िया, बहुत याद आ रहा है तुम्हें। बहुत बढ़िया है सौरभ, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ। जो पंचायती राज होता है बिल्कुल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ये सारे के सारे स्टेट्स में लोकल लेवल पर क्या की गई? इस्टेब्लिश की गई है। लोकल लेवल पर बेटा इस्टेब्लिश की गई है। अच्छा, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? इवोल्यूशन ऑफ दी पंचायती राज कैसे हुआ? तो सबसे पहले कि बहुत सारी कमिटीज आई। सबसे पहले कहा था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि देयर नीड्स टू बी अब पंचायती राज, मतलब पंचायती राज तो नाम नहीं लिया उन्होंने, मतलब कहा कि एक ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया उतना अच्छे से। इन्होंने 2 टियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की थी। उसके बाद में एक कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी। उन्होंने बात की कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इनकी बात को अडॉप्ट कर लिया गया और 3 टियर ऑफ पंचायती राज को स्टेब्लिश कर दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? पंचायती राज। और इसमें जो क्वेश्चन बार बार 1000 बार पूछा गया है वो कौन सा अमेंडमेंट पूछा गया बेटा? पंचायती राज में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 क्या किया कि इट हैज इंटरेस्टेड द स्टेट टू एस्टेब्लिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रोमोलगेट और प्रमोट द क्या? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और इट हैज हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ अशोक मेहता कमेटी। अब ये मैं इसलिए नाम लिख दे रहा हूं, बस खाली नाम है आपको याद होना चाहिए। जब पंचायती राज की बात करें ये ऑप्शन में हो तो इनको मार्क कर देना है। नंबर 2, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी मतलब ये बेटा। अच्छा, ये जो कमेटी थी, सबसे पहले ये कमेटी कब आई? ये 1957 में इसको अपॉइंट किया गया था। कब अपॉइंट किया गया था बेटा? 1957 में। वो सब मत लिखो, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस इतना जानो कि जब पंचायती राज की बात की जाएगी तो इन 2 कमेटी अगर ऑप्शन में है तो इनको मार्क कर देना, आंख बंद करके काम खत्म। ठीक है, बताओ यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया। सबसे पहला स्टेट कौन था बताओ? सबसे पहला स्टेट कौन था जिसने पंचायती राज को स्टेब्लिश किया? राजस्थान। सबसे पहली जगह कौन थी? सबसे पहली जगह कौन थी बताओ? नागौर। बहुत बढ़िया शासन, नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो कब किया गया? 2 अक्टूबर को किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। 2 अक्टूबर 1959। ठीक है शासन, इतने यही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमको और परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं है बताओ? कौन बताएगी कि है जरूरत की नहीं है? प्रीति पांडे, समझ में आ रही बात बाटू? यस सर। प्रीति, प्रीति आज खाना खा के बैठी हो क्या? वहां तेज तेज बोल रही हो। नहीं नहीं सर, मुझे लगा आवाज नहीं जाएगी इसीलिए तेज बोल रही हूँ। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है, ऐसे तेज तेज बोला करो। तुम पांडे होकर के तेज तेज बोलना नहीं सीख रही हो, अच्छी बात नहीं है।
अच्छा ठीक है, हम क्या कह रहे थे? अच्छा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज जोड़ दिया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। भैया भैया, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसने किस पार्ट को ऐड किया? इसने किस पार्ट को ऐड किया? तो ये यहाँ इतने पोर्शन में खाली से नहीं छोड़ा हूं, इसमें लिखूंगा, ये चीजें अभी याद कर लेना, ठीक है? नंबर 5, दिस एक्ट हैज एडेड अ न्यू पार्ट कॉल्ड पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा? पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इसने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ा, ठीक है? अब बात आती है कि इसने किन किन आर्टिकल्स को जोड़ा। तो जब पार्ट 9 जोड़ा बेटा, उसी पार्ट 9 में ही आर्टिकल 253 से 253 ओ कैपिटल ओ तक जोड़ा गया। कहां से कहां तक? आर्टिकल 243 टू 243 कैपिटल ओ तक जोड़ा। ओ मतलब आउल, ठीक है? बताओ। और क्या क्या जोड़ा इसने? इसने कौन सा शेड्यूल जोड़ा? 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी जोड़ा। किसको जोड़ा बेटा? 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब बात आती है इस शेड्यूल में है क्या? इस शेड्यूल में 29 एंट्रीज है। कितनी एंट्री है बताओ सौरभ? 29 29। बहुत बढ़िया, 29 आइटम्स अपॉन व्हिच पंचायती राज कैन डू वर्क। फंक्शनल आइटम है बेटा ये। कैसे आइटम है? फंक्शनल आइटम है। जैसे अपने यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्री दी हुई है, उसी तरह से 11th शेड्यूल में पंचायती राज किन किन चीजों पर काम करेगी, वो कितने 29 आइटम है। वो किस आर्टिकल में दिया गया है? इट डील्स विद आर्टिकल 243 कैपिटल जी। किससे बेटा? आर्टिकल 243 कैपिटल जी। ये याद रखना। बताओ इसी याद रखोगी कि नहीं रखोगी? हाँ सर। 243 कैपिटल जी। सबसे बढ़िया नेटवर्क आईसी का ही है, एकदम तगड़ी आवाज आती है ऐसी। सर नेटवर्क अच्छा नहीं है, आवाज अच्छी है। अच्छा, मुझे लगा कि नेटवर्क अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आईसी, अपने आवाज पे घमंड नहीं करते अच्छे बच्चे। तो हमने देख लिया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने क्या क्या चीजें जोड़ी। तो इतनी चीजें जोड़ी है, इनको हम याद रखेंगे। बताओ निहारिका, क्या क्या जोड़ा है? बोलो निहारिका, बोलो क्या क्या जोड़ा है? सर 73rd से वी गॉट पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वी ठीक है। गॉट आर्टिकल 243 टू 243 ओ। उसके बाद हाँ। फिर 9th शेड्यूल, सॉरी 11th शेड्यूल अच्छा, ऑफ द इसको कॉन्स्टिट्यूशन। 240, सुनो निहारिका, इसको 243 ओ मत बोलना कभी, 243 कैपिटल ओ हमेशा बोलना, क्योंकि 243 ओ भी है एक छोटा ओ, ठीक है? इस्तेमाल हो। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके सर। 11th शेड्यूल 243 कैपिटल ओ। उसके बाद वी हैव 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि 29 आइटम्स है, और उसमें पंचायती राज कैन वर्क अपॉन दोज आइटम्स, एंड बहुत बढ़िया, ये 29 आइटम्स आर्टिकल 243 जी में है। बहुत बढ़िया, कैपिटल जी, बहुत बढ़िया। कैपिटल जी, यस सर। तो जितना हमको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पता होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज और कि इसने इसने कहीं पर भी रिजर्वेशन की बात की है? हाँ की है। कहां पर की है?
3% रिजर्वेशन पहले से ही 33 यानी 1/3 रिजर्वेशन किसकी बात की गई? सबसे पहले पंचायती राज में ही 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ठीक है, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अच्छा, ये जो नंबर होंगे 33% इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू द एससी एंड एसटी। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी की जो वुमेन होंगी उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आखिर वो भी तो वुमेन है ना बेटा, तो उनको भी इंक्लूड करते हुए तो इसको लिखा जाएगा इंक्लूडिंग द वुमेन्स ऑफ SCs and STs, ठीक है। ये 33%, ये याद रखना कि कितने परसेंट का रिजर्वेशन है, बताओ निहारिका, कितने परसेंट का बेटा रिजर्वेशन है? सर 33%। 33% का, और इंक्लूडिंग किसको है? SCs and STs women। बहुत बहुत अच्छा। क्या ये रिजर्वेशन जो बनाया गया बेटा, ये क्या परपेचुअल है? कौन बताएगा, परपेचुअल है कि नहीं है? नहीं है, ये परपेचुअल नहीं है। दिस बिल एज पर आर्टिकल 334 ये खत्म हो जाएगा। ये जो रिजर्वेशन है ये टेम्पोररी प्रोविजन, कि जब महिलाएं इतनी ताकतवर हो जाएंगी, इतनी सक्षम हो जाएंगी कि वो पुरुषों की बराबरी कर सकेगी, उस दिन ये टेम्पोररी प्रोविजन खत्म हो जाएगा, ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ही वुमेन मैन को पीछे कर देगी, ठीक है। तो ये टेम्पोररी प्रोविजन है, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसी याद रखोगी? बताओ बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो लिख लो पंचायती राज के। सबसे पहले डिफिनेशन कहाँ दी गई है पंचायती राज से रिलेटेड, तो वो 243 में दी गई है। कहाँ पे दी गई है? 243। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन पूछा गया है इस पे। जितनी भी डिफिनेशन होगी पंचायती राज से रिलेटेड सब कहाँ पे है? 243 में है, ठीक है। तुम लोग एग्जाम वगैरह देकर के आराम करते हो क्या? मैं एग्जाम दे के आया हूँ, खाना बनाया जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद पढ़ाने लगूंगा। खा भी लिया 15 मिनट खाने में लगा, इसलिए 15 मिनट मैंने एक्सटेंड कर दिया था अपना क्लास। अच्छा हाँ, 243 हो गया। ग्राम सभा के बारे में कहाँ पे बात की गई? तो ग्राम सभा के बारे में बेटा बात की गई 243 कैपिटल ए में। 243 कैपिटल ए में ग्राम सभा की बात की। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई है, कहां पे? 243 कैपिटल डी में बात की गई। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई बेटा 243 कैपिटल डी में। हो गई बात? अब बात आती है कि इलेक्शंस टू द पंचायत की बात कहां किस आर्टिकल में की गई है? तो 243 कैपिटल के में की गई है। 243 कैपिटल के, 243 कैपिटल के में की गई है। फाइनेंस कम या स्टेट फाइनेंस कमीशन,
जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएगा उसकी बात कहां पे की गई है, कौन बताएगा? आयुषी बताओ, बताओ आयुषी। क्या सर? 243 स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात बेटा कहां पे की गई है? 243 कैपिटल आई में की गई है। 243 कैपिटल आई, आई 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 मतलब इंक, इंक वाला आई। ठीक है, हो गया। ये जो पंचायती राज है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो मिनिस्ट्री, जैसे नाम पंचायती राज है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा बताओ निहारिका? ए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिहिर समझ में आ रहा है बेटा? अब हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज क्लास बोर तो नहीं हो रहा है निहारिका? नो सर। बोर हो रहा हो तो मैं कहानी सुना दूं, कोई नहीं। म्यूनिसिपैलिटीज अच्छा, अर्बन लोकल जो गवर्नमेंट होती है, अभी तक हमने पढ़ा रूरल लोकल गवर्नमेंट या रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर इसमें म्यूनिसिपैलिटी का इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो बनाया गया किसे? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। पहले मैं लिख देता हूं म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी कहां से बनाई गई बेटा? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाई गई। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1992 में। 1992 में। ठीक है बात बेटा? There are 8 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। कितने तरह की? 8 8 5 3 8 8 तरह की अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं। उनका नाम लिख लो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लिख दो इसमें कि बोल देता हूं, लिख लो। म्यूनिसिपल कारपोरेशन या म्यूनिसिपल कारपोरेशन। नंबर 2 म्यूनिसिपैलिटी। नंबर 2 म्यूनिसिपैलिटी। नंबर 3 नोटिफाइड एरिया, सॉरी नोटिफाइड एरिया कमेटी। नंबर 4 म्यूनिसिपल कारपोरेशन। नंबर 2 म्यूनिसिपैलिटी। नंबर 3 नोटिफाइड एरिया कमेटी। नंबर 4 टाउन एरिया कमेटी। नंबर 4 टाउन एरिया कमेटी। क्या? नंबर 5 कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, कितना हो गया? 5 हो गया। नंबर 6 टाउनशिप। नंबर 6 टाउनशिप। नंबर 7 पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट PORT पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट। नंबर 7 है स्पेशल पर्पज एजेंसी, SPA स्पेशल पर्पज एजेंसी। ठीक है, स्पेशल पर्पज एजेंसी। मैंने 8 क्या क्या बोला, जल्दी से रिपीट करवा इसी।
municipal corporation, municipality, notified area committee, town area committee, cantonment board, township, port trust और special purpose agency. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो ऊपर की जो अर्बन लोकल बॉडी के 3 मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आप लोग सोच लीजिएगा कि कौन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। मैं मिनिस्ट्री का नाम बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ लिखो सब लोग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, जो ये म्यूनिसिपैलिटी है, अर्बन लोकल बॉडी का जो उद्भव हुआ, उद्भव मतलब होता है द ओरिजिन, वो कहां से हुआ है? ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो सबसे पहली अपनी म्यूनिसिपल कारपोरेशन 1688 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कारपोरेशन एमसी, म्यूनिसिपल कारपोरेशन एमसी कहां पे स्टेब्लिश हुई है बेटा? मद्रास में स्टेब्लिश हुई है, मद्रास में। फर्स्ट म्यूनिसिपल कारपोरेशन कहां पे स्टार्ट हुई है? मद्रास में स्टेब्लिश हुई है। ठीक है, ये इंडिया की फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट। इंडिया की फर्स्ट म्यूनिसिपल कारपोरेशन मद्रास में, जो आजकल चेन्नई है, उसमें स्टेब्लिश हुई है। ठीक है, 1726 ईस्वी में। कब? इसके बहुत दिन बाद, कितना, 12 साल ये और 26 साल उधर। 12-26 कितना होता है इसी बताओ? 12-26 जितना भी होता हो, पता नहीं कितना होता है। 1726 में बेटा क्या हुआ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई में और कलकत्ता में भी आ गया। कहां कहां पे आ गया? बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, 2 जगह भी आ गया। पहला मद्रास, ये जानना जरूरी है, और मुंबई और कलकत्ता में कब आए ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, लॉर्ड रिपन आए हुए थे एक बार। उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था 1882 में। कब? लॉर्ड रिपन, किन्होंने? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन्स कह लो इसको, रिपन्स रिजोल्यूशन ऑफ 1882। एक रिजोल्यूशन पास किया जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। इसको लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन ऑफ 1882 को मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा गया। और इसी वजह से, क्योंकि इनका रिजोल्यूशन मैग्ना कार्टा मतलब बेटा होता है 1215 ईस्वी में लोगों को राइट, कुछ राइट दिए गए थे ब्रिटेन के किंग के द्वारा। वहीं से सबसे पहले राइट्स का कंसेप्ट एस्टेब्लिश हुआ। तब जाकर के बिल ऑफ राइट्स, फिर फंडामेंटल राइट्स देना शुरू हुआ। तो इसी तरह से जैसे सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट की उत्पत्ति हुई थी मैग्ना कार्टा से, उसी तरह से लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन ऑफ 1882 से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बृहद स्तर पर बढ़ाने की बात कही गई। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। और इसी वजह से he is called the father of local self government in India. Lord Ripon is called the father of
फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है ऐसी, ये बच्चे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने प्रेजेंट करता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या क्या किया गया। ठीक है, बताओ इसने क्या किया होगा। सबसे पहले बेटा इसने किया, सबसे पहले इसने किया पार्ट 9 कैपिटल ए जोड़ा, पार्ट 9 कैपिटल ए जोड़ा, पार्ट 9 कैपिटल ए जोड़ा। सबसे पहले इसने क्या किया बेटा, ऐसी पार्ट 9 कैपिटल ए जोड़ा। ठीक है, समझ रही प्रीति, बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि और किस इसने क्या किया, इसने इस अच्छा इस पार्ट 9 कैपिटल ए का नंबर म्यूनिसिपैलिटी रखा गया है। ठीक है, और इसमें प्रोविजन कहां से कहां तक है, वो उसमें कहां से कहां तक था, 243 से लगा के 243 कैपिटल ओ तक था। ओ के बाद कौन सा लेटर आता है, MNO पी आता है, तो पी से लगा करके ZG तक है। आर्टिकल 243 कैपिटल P टू 243 कैपिटल G, 243 कैपिटल P से 243 कैपिटल G। ठीक है, जेड जी। हाँ सॉरी जेड जी पांडे, थैंक यू पांडे। जेड जी, ठीक है, और क्या क्या होगा इसमें, इसने एक नया शेड्यूल जोड़ा। उस शेड्यूल का नाम नंबर कौन सा था बेटा, 12th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। ठीक है, और इस 12th शेड्यूल में बेटा कितने, जैसे पंचायती राज के पास कितने काम थे बेटा, कितने काम थे बताओ बताओ बेटा निहारिका, कितने काम थे पंचायती राज के पास। सर 29। इनके पास कम कम काम है, 18 काम है, 18 काम है। इस 12th शेड्यूल में इनको 18 काम दिया गया। कितना बताओ निहारिका, 18। और ये 18 कमा जो दिया गया किस आर्टिकल में गया, 243 कैपिटल डब्ल्यू में दिया गया, डब्ल्यू 243 कैपिटल डब्ल्यू में। डब्ल्यू मतलब वर्क, डब्ल्यू कहते हैं, कुछ और कहते हैं इसको। निहारिका तुम लोग अंग्रेजी मीडियम के पढ़े लोगों को बताओ जरा क्या कहते हैं इसको। सर यही बोलते हैं। हाँ, फिर ठीक। कल मैं किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, कल ही बात हो रही थी, तो उसने कहा कि सर आप अपना प्रोनाउंसिएशन सही कर लीजिए। मैंने उससे कहा अब तो हो गया जो होना था। उसने बहुत सीरियसली कहा था, मैं तो डर गया था। बात समझ में आ गई सबको, लिख लिया सबने, याद रहेगा। बताओ क्या नाम तुम्हारा, मिहिर, मीरानंद, बताओ सौरभ। यस सर, समझ गया। बहुत बढ़िया। साक्षात यस सर। समझ में आ गया भैया, बढ़िया से एकदम। जी सर। बहुत बढ़िया साक्षात, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, यहाँ तक में आज पॉलिटी की लास्ट क्लास है, टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा अभी कुछ देर में।
तो ये था अपना म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और लिखना चाहो तो लिख लो भैया। कौन लिखना चाहेगा? सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें, किसने पढ़ा था यार अभी, इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? पंचायती राज पढ़ रहे थे। पंचायती राज हमने स्टार्ट किया था 243 से 243 ओ तक था, कैपिटल ओ तक। ये 243 कैपिटल पी से शुरू होकर के 243 कैपिटल जेड जी तक गया हुआ है। तो भैया भैया सुन रहे हो ना प्रीति? तो 243 कैपिटल पी में म्यूनिसिपैलिटी को डिफाइन, जिससे रिलेटेड जितनी डिफरेंस वो दी गई है कहां पे? 243 कैपिटल पी में। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात की गई 243 कैपिटल टी में। 243 कैपिटल टी में बात की गई है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स 243 कैपिटल वाई में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। 243 कैपिटल वाई फाइनेंस कमीशन, उसमें आई, इसमें वाई, आई वाई फाइनेंस कमीशन। ठीक है। टू 43 जेड जी, जेड ही कहते हैं उसको ना निहारी का, या और कुछ कहते हैं, मतलब जो भी कहते हैं, जी भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसको। नहीं नहीं, जेड जी का के जो बच्चे होते हैं उसको जी पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हो। मैं तो जेड कहूंगा, हमको हमारे टीचर ने यही पढ़ाया। 243 जेड जी जो भी कहते हैं वो, ठीक है। उसमें बताया गया बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, मतलब कोई भी इलेक्टोरल मैटर्स होगा उसमें जो कोर्ट होंगी, सिविल कोर्ट होंगी, वो इंटरफेयर नहीं करेंगी, एकदम नहीं करेंगी, तब तक जब तक इलेक्शन पिटीशन फाइल ना किया जाए। ठीक है। ये नहीं कि वो मुंह उठा के सू मोटो कॉग्निजेंस ले ले, दांत तोड़ दिया जाएगा कोर्ट का। ठीक है। तो ये था अपना म्यूनिसिपैलिटी। बताओ सर, मजा आया पढ़ के भैया? हाँ सर, बहुत। बहुत बढ़िया सौरभ। सौरभ, तू लाइब्रेरी में रहता तो ठंडी नहीं लगती है? नहीं सर, क्लास ओवर होने के बाद फिर निकलते हैं। हीटर वगैरह चलती है मगर अभी फिलहाल तो ऐसा काम नहीं पाता। तो अपने रूम में हीटर कर लगाया हो भैया सौरभ? ठंडी आ गई, लगा लो सब। नहीं सर, वो ओनर अलाउ नहीं करता। ओनर ओनर के घर लिखवा लो चुपके से, तुम लॉ पढ़े हो, किस दिन काम आए? और सर जज बनने के बाद। जज बनने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, सब इलीगल काम। इलीगल काम अभी कर लो जो करना है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द इलेक्शन कमीशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? द इलेक्शन कमीशन। बेटा बताओ, इलेक्शन कमीशन कैसा कमीशन? इलेक्शन कमीशन जैसा तैसा कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कहां पे दिया गया है इसी बताओ। सॉरी टू कह रहा हूँ, 324 में दिया 324। गया आपका। बहुत बढ़िया इसी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कहां पे है? आर्टिकल 324 में। ठीक है। आर्टिकल 324 कहता है कि देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन। क्या कहता है? देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन। किस किस चीज के लिए? टू सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ दी, तीन चीज याद रखना, तीन चीज। इसके अलावा चौथा चीज होगा तो गलत है। ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन को सिर्फ कितने काम दिए गए? तीन काम। सुपरिंटेंडेंस, सुपरिंटेंडेंस की स्पेलिंग क्या होती है? सही है ना? इसी सुपरिंटेंडेंट की स्पेलिंग
हाँ सर सही है। बहुत बढ़िया। दूसरा, डायरेक्शन। तीसरा, सुपरिंटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन करेगा और कंट्रोल करेगा। किस किन किन चीजों पे ये तीन चीज करेगा सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल? पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस को, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। चार चीजों को ये सब करेगा। ये चीजें चार चीजों पर निकालेगा अपना पूरा गुस्सा। किन किन पे? पार्लियामेंट के इलेक्शन पे, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, स्टेट लेजिस्लेचर के, फिर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये याद करना कि पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन कमीशन ही काम करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी इलेक्शन कमीशन काम करेगा, इन सबके इलेक्शन के लिए करेगा। इलेक्शन ऑफ, ठीक है, ये तीन चीज। बात समझ में आ गई? यस और नो बताओ। आर्टिकल 324 कहता है कि जो अपना इलेक्शन कमीशन होगा भैया, वो क्या होगा? कंसिस्ट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन में अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड सच अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट। समझ रही नहीं इनका? होगा कंपोजिशन, क्या होगा कंपोजिशन? सबसे पहले कंपोजिशन होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा, एंड सच अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट। प्रेसिडेंट के हाथ में है, याद रखना, ये प्रेसिडेंट वर्ड याद रखना, पार्लियामेंट के हाथ में नहीं, प्रेसिडेंट के हाथ में है। ठीक है, वह समझ में आ रही सबको? टाइम टू टाइम फिक्स करते रहेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि इन ये कितनी दिनों तक ये लोग ऑफिस होल्ड करेंगे। टेन्योर क्या होगा? टेन्योर क्या होगा? ही होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। क्या? 6 ईयर टर्म, 6 ईयर और until they attain age of 65 or until they attain the age of 65, whichever is earlier। इन दोनों में से बेटा जो पहले हो जाएगा उतने दिनों तक ये लोग रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। इनकी पावर क्या है? डायरेक्शन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, सुपरिंटेंड करेंगे। क्या क्या करेंगे निहारिका बताओ? तीन चीजें करेंगे, डायरेक्शन, कंट्रोल, सुपरिंटेंड। ठीक है, कितने मेंबर होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर मेंबर्स आर इलेक्शन कमिश्नर्स एज अ प्रेसिडेंट में अपॉइंट। और ये कौन सा क्या होगा कि इनका टर्म कितना होगा? 6 साल का, एंड आर 65 ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर। ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत बताओ? ये इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट कैसे होंगे कि एक बार इनको अपॉइंट कर दिया गया तो इनके रिमूवल की प्रक्रिया सेम है लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रिमूवल just like judges of Supreme Court।
जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं, हम तो हटा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट को जजेस को कौन हटाता है ऐसी, तो बताओगी पार्लियामेंट हटा, ठीक है। उसी तरह से जब इनको हटाने की बात की जाएगी तो उनको इनको भी कब हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा बताओ इसी। तुम बताओ निहारी का। सर पार्लियामेंट ओनली रेजोल्यूशन पास करके। बहुत बढ़िया। और किन ग्राउंड पर बेटा इनको हटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राउंड पर। कौन से ग्राउंड है वो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। बहुत बढ़िया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर नहीं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड नंबर 2 इनकैपेसिटी। इस ग्राउंड पर इनको जज लाइक सुप्रीम कोर्ट जज हटा दिया जाए, ठीक है। ये एक बार ये ऑफिस में चल गए भैया, तो इनका कोई भी इनका पैसा वैसा सर्विस जो टर्म क्या होगी, कंडीशंस होगी, उसको इनके डिसएडवांटेज में बदला नहीं जा सकता। मतलब ये नहीं कि इनको अभी कार दिया जा रहा है तो कार कल मन किया तो छीन दिया कार, नहीं, नहीं छीन सकते हो, ठीक है। जब तक एक बार अपॉइंट किया हो, जो अपॉइंटमेंट की कंडीशंस है उसको तुम बढ़ा तो सकते हो, उनको सुविधाएं तो बहुत ज्यादा दे सकते हो, बट उस सुविधा को कम नहीं कर सकते हो। यू डोंट हैव एनी राइट टू मेक एनी प्रोविजन disadvantageous to that of चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर। बात समझ में आ गई, यस और नो, बताओ इसी। प्रीति तुम बताओ। यस सर आ गई। बहुत बढ़िया। सौरभ। यस सर आ गई। सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था। लगता है नेटवर्क सबके यहाँ खराब था, सबका छूट गया क्लास, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड तो हुई है, हमारे यहाँ नेटवर्क बढ़िया। ये था अपना इलेक्शन कमीशन। किसी को कोई डाउट बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछो भैया, अगर कोई डाउट हो तो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इस पे, जो कंपोजिशन में क्या अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो सब केस कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े जाएंगे सर। तो उसमें वो यस सर, तो वो था ना अब क्या अपोजिशन पार्टी भी रहेंगे। हाँ, इनको अपॉइंट करने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है। लेकिन अभी वो सब चीज इसमें लिम्बो में है, क्योंकि इसमें एक बिल पास किया जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो भैया। यस सर। हाँ, पॉलिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना क्वेश्चन आएगा। ये समझ में आ गई बात। सौरभ कोई और क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे, क्योंकि वी आर हियर टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कौन सी बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और जितनी भी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनको हम पढ़ लेंगे। जैसे अपना इलेक्शन कमीशन था, अब हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे, कैग पढ़ेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ेंगे, दुनिया भर में सब पढ़ेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं किसी को। ये सब भी क्या सोचेंगे, लीगल नैरेटिव के पाले पड़े थे। मैं कुछ लोगों को हायर करना चाहता हूँ अपने लीगल नैरेटिव में, कोई है जो काम करना चाहेगा लीगल नैरेटिव के लिए? इंटर्नशिप सर। इंटर्नशिप नहीं भाई, नौकरी। इंटर्नशिप क्या होती है? अच्छा ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे पहले। यूनियन पब्लिक, बेटा देखो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या? सब लोग कहते हैं यूपीएससी कर रहा हूँ, यूपीएससी कर रहा हूँ, यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी कुछ नहीं है। यूपीएससी या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
इज अ सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी, रिक्रूटिंग एजेंसी कह सकते हैं, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, ठीक है। अब ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है तो, और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब ये जब रिक्रूटमेंट कर रही होगी तो उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के सबको मेरिट के बेस पर क्या करेगी, रिक्रूट करेगी, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोविजन किया कहां पे गया है, तो पार्ट 15 में, सॉरी पार्ट 14 में किया गया, पार्ट 14 में किया गया। कहां से कहां तक, आर्टिकल 315 टू कहां तक किया गया बताओ, 315 टू 323। बहुत बढ़िया सांसद, बहुत बढ़िया। बहुत ही डिफरेंट प्रोविजन इतने के बीच में। ये रेंज इसलिए लिख देता हूं क्योंकि याद रखना कई बार रेंज पूछेगा, आप लोग जब बड़े होंगे नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे तब, ठीक है, अभी मत देने लगना नेट जेआरएफ का एग्जाम। जितने भी लोग अभी एलएलएम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, किसी को भी मतलब किसी को भी देने की कोई जरूरत नहीं है, क्या नेट जेआरएफ का एग्जाम, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में पहुंचना तब अपना नेट जेआरएफ का एग्जाम देना, रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तब भी, ये नहीं कि तुम कूद के भर दो फॉर्म, ठीक है, रिकॉर्डिंग वालों। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लो अभी आपका निकल गया, मान लो जेआरएफ हो गया, तो वो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि 2 साल तक का टाइम होता है उसका, और वो वेस्ट चला जाएगा। और अगर नहीं निकला तो आप डिजेक्टेड फील करोगे, सोचोगे कि आपसे बड़ा बेवकूफ ही कोई नहीं है, ठीक है। तो ना आपको डिजेक्टेड फील करना है और ना ही आपको मतलब अपना वेस्ट कर देना मेहनत, ठीक है। अच्छे बच्चे हो कि नहीं हो, अच्छे बच्चे कभी भी अपना मेहनत में काम नहीं करते, बहुत बढ़िया अच्छे बच्चों, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी में कितने लोग होते हैं, यूपीएससी में सबसे पहले एक चेयरमैन होगा, ठीक है। यूपीएससी में एक चेयरमैन होगा, और ये भी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होगा। किसके द्वारा अपॉइंट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके द्वारा बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद में बताई गई है कि जो अदर मेंबर होंगे उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो उनकी स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जैसे अभी हमने इलेक्शन कमीशन में पढ़ा था, वैसे ही प्रेसिडेंट के हाथों में छोड़ दिया गया है इसको भी। अदर मेंबर्स टू बी डिसाइडेड बाय किसके द्वारा बेटा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अदर मेंबर्स को कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट वाइस साहब ने डिसाइड करेगा, ठीक है। इसका रिमूव कितने साल तक के लिए रखते हैं, कितने साल तक के लिए अगर रहते हैं, ये भी सेम इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या तो 6 साल की, चेयरमैन का बता रहा हूं या मेंबर, दोनों लोगों का। होल्ड ऑफिस टेन्योर लिख देता हूं, टेन्योर 6 साल, 65 years, whichever is earlier। जो दोनों में से पहले हो जाएगी बेटा, वो टेन्योर खत्म कर देगी, ठीक है। रिमूवल कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा, अपॉइंट भी, पैदा भी प्रेसिडेंट करता है, मार भी प्रेसिडेंट देता है। इसका मतलब रिमूवल की बात आएगी इनको, तो इनके लिए कोई वो वाला प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है जो हम इलेक्शन कमीशन में कर रहे थे।
इनके लिए हमको सिर्फ क्या करना है, प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी फ्रॉम द ऑफिस। कौन कौन बताओ न्यायाधिका? सर प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, लेकिन लेकिन ग्राउंड क्या होंगे इनके ग्राउंड लॉ होना चाहता हूँ, उसमें प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी था। इनमें क्या है बेटा, ग्राउंड है सबसे पहले, इफ ही इज adjudged as insolvent, अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, मतलब ये अगर ये बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो इनको क्या कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट के बना दिया जाएगा। नंबर 2, if he engages during his term of the office in any paid remuneration other than or outside the duties of the office, अगर तुम यूपीएससी के चेयरमैन हो और तुम कहीं और भी काम करते हो, कोई ऑफिस होल्ड करने लगते हो, तो आपको यूपीएससी के पद से हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 ग्राउंड बताया अभी तक मैंने। तीसरा ग्राउंड है भैया, इफ he is in the opinion of the president, किसके ओपिनियन है, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, is unfit to continue in the office। क्यों नहीं बेटा, ये क्योंकि इनकी इंफर्मिटी ऑफ माइंड है या इंफर्मिटी ऑफ बॉडी। he is unfit in the mind of किसके, प्रेसिडेंट के। क्यों? because he has infirmity in the mind or in the body, and he is not able to perform the acts which is required to be performed by the chairman or the member of the UPSC। तो इनको बेटा क्या कर दिया जाएगा, बताओ, ठीक है? अच्छा, क्या इतने ग्राउंड है? हाँ, इतने ग्राउंड है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये मिसबिहेव कर रहे हैं, तो भी मार के भगा दिया जाएगा। मतलब एक ग्राउंड मिसबिहेवियर वाला नहीं। बात समझ में आ गई? अब ये सेम सेट ऑफ फैक्ट्स जो है, तो कुछ भी अभी हमने यूपीएससी के लिए बताया, सेम सब कुछ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लागू होता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है? बताओ ऐसी क्या सर? कोई डिफरेंस होगा कि सेम, सब कुछ सेम होगा? सर वो टर्म में जो 65 इयर्स ऑफ एज है वहां पे 62 इयर्स होगा स्टेट क्या पब्लिक बात है, सर्विस क्या कमीशन क्या में। बात है, बहुत बढ़िया ऋषि। इस आर्टिकल सेम सेट ऑफ पार्ट वो तो लागू होगा, बट 2-3 चीजें डिफरेंट है इसमें। पहला जो आईसी ने बताया कि या तो ये 6 साल तक रहेंगे या तो 62 इयर्स तक रहेंगे, जो दोनों में से पहले हो जाए, ठीक है? नंबर 2, इनको अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। इनको रिमूव कौन करेगा, गवर्नर करेगा। बस कुछ सेम है, ठीक है? ये तो अपने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब एक कंसेप्ट होता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा बेटा? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी सेम, जैसे जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स यूनियन को या प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, तो पार्लियामेंट इनके रिक्वेस्ट पर एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को बना सकती है। वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को उनको अपॉइंट कौन करेगा, अब प्रेसिडेंट करेगा। जहां पे भी 2 स्टेट इन्वॉल्व हो जाएंगे वहां पे प्रेसिडेंट का रोल आ जाएगा। जहां पे एक ही स्टेट है वहां पे कौन आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। ठीक है बेटा?
अब कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसका नाम लिख लो। नंबर फर्स्ट, आर्टिकल 350, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। नंबर 2, आर्टिकल 320, फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 321, power to extend functions of the public service commission। बस 3 आर्टिकल, ये इतना ही इंपॉर्टेंट था। एक बार रिपीट कर दीजिए। 315 बेटा प्रीति, 315, 320, 321, 315, 320, 321 लिख लिया प्रीति बेटा। यस सर, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला क्या बोले थे? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बेटा बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक स्टेट चाहेंगे कि उनके दोनों स्टेट्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो वो मिलकर के हो, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रिएट कर देगी, और उनके सब कुछ उनका काम यूपीएससी की तरह से होने लगेगा। मतलब उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, उनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेगा। सही बात समझ। और सही टेन्योर 6 साल या 62 इयर्स रहेगा। ठीक है प्रीति, अगली बात समझ बेटा। बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया। अब नंबर नेक्स्ट है फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन कौन सा कमीशन? फिनांस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, Article 280 of the Constitution of India provides for the Finance Commission. कौन आर्टिकल? आर्टिकल 280 of the Constitution provides for the Finance Commission। ठीक है। अब ये फिनांस कमीशन किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया। प्रेसिडेंट का बहुत पावरफुल है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। और कब कब? हर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल पे एक फिनांस कमीशन बना दिया जाता है। ठीक है। इनका काम क्या होता है भैया? अच्छा, इसमें कौन कौन लोग होते हैं? सबसे पहले इनका कंपोजिशन, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट का प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, इसको चेयरमैन होंगे प्लस 4 मेंबर और होंगे। इसका मतलब ये कितने मेंबर की टोटल बॉडी हुई? 5 मेंबर की, इंक्लूडिंग चेयरमैन। ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द फाइनेंशियल रिसोर्सेस between center and states, and among states। इनका यही काम होता है। ठीक है। पढ़ने बेटा, जितने भी फाइनेंशियल, जितने भी टैक्स आएंगे, जितने भी सेस आएंगे, जितने भी ग्रांट इन एड्स होंगे, वो कैसे दिए जाएंगे? पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल स्टेट के बीच में, स्टेट्स के बीच में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन सबकी बात कौन करता है बेटा? इसी फिनांस कमीशन करता है। ठीक है। वो बताता है कि तुम कैसे डिवाइड करोगे, कैसे क्या करोगे। ठीक है। बात समझ में आ गई? बताओ। यस सर। बहुत बढ़िया। अब इनका जो
ये करेंगे, मतलब फिनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे, तो ये रिकमेंडेशन देंगे, क्योंकि ये कमेटी है, कमीशन है ना, तो क्या देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, रिकमेंड करेंगे। और इस रिकमेंडेशन को अंडर आर्टिकल 281 पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा। किसके सामने रखा जाएगा बेटा, पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट इनके रिकमेंडेशन को डिस्कस करेगी और क्या करेगी सॉरी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जैसे बताए होंगे। अगर उसको अच्छा लगा तो मानना जरूरी कतई नहीं है, ठीक है। कैसा लो समझ में आ गई बात। अब आता है अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। क्या समझ में आ गई सबको, बताओ सर। यस सर, समझ गए। दो आर्टिकल है, एक 280 और एक 281। 281 में रिकमेंडेशंस की बात की गई है, 280 में फिनेंस कमीशन की खुद की बात की गई है, ठीक है, ये याद रखना। अब बात आती है अपनी जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल का सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, उसका जो आर्टिकल नंबर है, उसका आर्टिकल नंबर है 279 कैपिटल ए। क्वेश्चन 5 बार पूछा गया है कि 5 बार अलग अलग स्टेट्स में पूछा गया है कि जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है। जीएसटी काउंसिल तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 279 कैपिटल ए में। किसमें है बेटा, बताओ इसी किसमें है, 279 कैपिटल ए में। बहुत बढ़िया, ये याद रखो, ठीक है। बस इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ओके। एक चीज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जीएसटी किस अमेंडमेंट एक्ट से आया, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, ये याद रखना, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था शायद। जीएसटी काउंसिल जितना भी टैक्स रिजीम ये सब चेंज हुआ ना बेटा, ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, ठीक है। इसी समझ पा रही हो बेटा, बताओ Yes, sir. निहारिका, प्रीति याद रहेगा ना, जीएसटी किससे आया प्रीति, तुम बताओ। 101st Constitutional Amendment Act. बहुत बढ़िया। और जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में बेटा, The 279A. बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना, Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रीति। और प्रीति 15 तारीख को आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? तुम बताओ क्या आ रहा है, बताओ प्रीति क्या आ रहा है। टेस्ट होगा और क्या? अरे नहीं, यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ रही है, ठीक है प्रीति, Yes, sir. तैयार रहो, जल्दी जल्दी तुम पढ़ो, ठीक है प्रीति। अब पढ़ने जा रहे हैं द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कैग किस आर्टिकल में है बताए, कौन बताएगा, निहारिका तुम बताओ जल्दी से, 2 सेकंड के अंदर बताओ निहारिका। सर 148। वाह वाह, बहुत बढ़िया, यही पूछता है खाली, और कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ कतई जानने की जरूरत नहीं। एक चीज और पूछ सकता है कि ये इनका काम क्या होता है, तो ही इज द गार्जियन ऑफ, ही इज मतलब कैग इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ही इज गार्जियन ऑफ किसका, पब्लिक पर्स। पर्स की स्पेलिंग क्या होती है भाई, पर्स की स्पेलिंग क्या होती है, ऐसी बताओ जल्दी से। सही लिखे हैं सर आप। वाह ऐसी वाह, थैंक यू। और क्या करते हैं भैया, इनका कमाल और क्या है, ही कंट्रोल्स
सब कुछ कंट्रोल करता है भैया। जो पर्स कंट्रोल करता है ना वो सब कंट्रोल कर रहा होता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स को कंट्रोल करें एंड कंट्रोल्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड कंट्रोल्स the entire financial system of the country। समझ रहे हो बेटा, पूरा एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब कहां पर, किस लेवल पर, तो ये कैग जो होता है बेटा, कैग सेंटर का भी और स्टेट का भी इकलौता ऑफिसर होता है एट सेंट्रल एंड, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट लेवल। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये कहे कू कू कर रहा है बार बार, ये इसका चार्ज खत्म हो गया क्या? आवाज आ रही है नहीं क्या? यस सर, आ रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, भैया आपने कहा भाई साहब, सेंटर और स्टेट दोनों के अकेले होते हैं, ध्यान रखना। ये नहीं कि सेंटर का अलग है चाहे और उसके अलग है ना, सेम है, अकेले। 148 में इनको जगह मिली हुई है। ठीक है, फिर अपना एक आता है अत्यंत इंपॉर्टेंट, बहुत महान इंपॉर्टेंट, और महान इंपॉर्टेंट है द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन कहां पे दिया है निहारिका? 2 सेकंड में बताओ 76। निहारिका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निहारिका, 76। ये भाई साहब कौन है? मैं इसको निकाल देता हूं, ये बहुत परेशान। बोलो बोलो निहारिका, सुन पा रही हो? यस सर, आ रही है आवाज। बहुत बढ़िया। ये जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होते हैं भैया, ये ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। कैसे? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक है, और ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं बेटा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। By president and he works, का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। he worked at the pleasure of the, he worked at the pleasure of the president, worked at the pleasure of the president। ठीक है, प्रेसिडेंट के प्लीजर पर काम करते हैं भाई साहब, जैसे तैसे नहीं। समझ रहे बेटा? इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? He must be a person who is qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court। इनकी जो क्वालिफिकेशन है कैसी है बेटा? क्वालिफिकेशन is same as judge of सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जज वाली क्वालिफिकेशन इन भाई साहब की भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ। ये
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कोई केस होगा उसको ये डील करेंगे, ठीक है। बात है अपने एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल कर दो, इसी अटॉर्नी को बदल के एडवोकेट कर दो। जब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, और उसका आर्टिकल कौन सा है, इसी 166 है, 165 है। अच्छा एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक मानो, ऐसे कुछ भी मान लो, 79 में 76 में 89 जब जोड़ोगे बेटा तो 165 आएगा। ये 89 किसी भी सेंट्रल के किसी भी चीज में जोड़ोगे तो स्टेट का आ जाया करेगा, ठीक है। गवर्नर का कुछ एक्सेप्शन है, उसको छोड़ के दिया जाए शायद, और सब में आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना आप लोग, 89 जोड़ते जाना, आर्टिकल निकलता जाएगा। जो काम इनका है उधर पार्लियामेंट यूनियन में, वही काम इनका है इधर, किसमें बताओ निहारिका, स्टेट में, ठीक है। 194 of the Constitution of India talks about, Article 194, privileges, immunities of the Advocate General of the state, Article 194। ये था अपना पॉलिटी, and we have done away with the polity। किसी को कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछो, प्रीति पांडे, डायस इज ऑल योर्स, पूछना हो तो पूछो, पॉलिटी से कुछ भी, कहीं से भी। पांडे हाँ सर। पूछो भैया, जो सर मन करेंगे। हाँ देख रही थी अभी। सर एज इफ अभी तो कोई डाउट नहीं है। ओके सर ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाला है, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है? नेशनल कमीशन की बात कर रही हो क्या? यस सर। वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको यहाँ पे पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको जितना नोट्स में बता दिया है उतना भी ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बाबू, उसका आर्टिकल नंबर याद कर लेना बस, ठीक है। सिर्फ आर्टिकल नंबर याद करो और कुछ नहीं। और कुछ पूछो पूछो, और कुछ पूछना हो तो। निहारिका तुम्हें कुछ पूछना है बेटा? नो सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। ओके, जब भी कभी डाउट होगा किसी को, शर्माना नहीं है, कॉल कर लेना है, मैसेज कर लेना है, ईमेल कर देना है, इंस्टाग्राम कर देना है, जो भी करना है कर देना है, पूछ लेना है, ठीक है। सौरभ इट्स योर टर्न, पूछो भाई। अगर कोई सर पूछना हो डाउट तो नहीं है, बट इससे मैनर का क्वेश्चन है। हाँ पूछो। कल सर सुप्रीम कोर्ट के जो क्वालिफिकेशन बताए हुए थे, तो उसमें सर बताए हुए थे कि जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है तो वो नहीं बन सकते हैं? उनका कोई उसको क्वालिफिकेशन में नहीं दिया गया। वही तो वो नहीं बन सकते हैं वहाँ के जस्टिस? अब ये बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं बताया है, तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा तब तक नहीं बताया जा सकता। सर लेकिन 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 कॉमन सेंसिकल बात मैं बताता हूँ तुमको, कि जब
हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है वो बन सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वाले भी बन सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, लेकिन वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं गया है। क्वालिफिकेशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ना। अब जैसे जो सिविल जज बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो एलएलबी यानी लॉ डिग्री है ना, लेकिन अगर तुम एलएलएम कर लो, पीएचडी कर लो और भी जाकर के प्रोफेसर हो जाओ, तो क्या तुम जज नहीं बनने के काबिल हो क्या? यस हो सर। ना। यस इसी तरह से तुम अगर हाई कोर्ट का जज, सॉरी हाई कोर्ट का एडवोकेट हो तो उसके बावजूद भी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के अगर एडवोकेट हो तो भी तुम उसके लिए काबिल हो, एलिजिबल हो, ठीक है। बट वो लिखा नहीं गया उसमें, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखी जाती है, ठीक है सर। अब ओके सर, थैंक यू सर, समझ गए। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। आयुषी। ठीक है सर, कुछ नहीं पूछना अभी तो। ठीक है, शाश्वत त्रिपाठी। नो सर। बहुत बढ़िया शाश्वत। तो इसी नोट के साथ हम लोग अपना ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम कल मिलेंगे आपके साथ नए सब्जेक्ट के साथ, जिसका नाम होगा द इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। सबसे पहले हम ओवरऑल जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे और सब कुछ कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ निहारिका, निहारिका से शुरू करते फिर से एक बार, कि पॉलिटिकल लेक्चर अच्छे से सब कुछ समझ में आया? उसमें कोई स्ट्रक्चरिंग में या हमारे फ्लो में या हमारे बताने के तरीके में तुम्हें कोई सुधार की जरूरत हो तो बताओ। नो सर, सर सब अच्छा था, अच्छे से समझ में आ गया पूरा। ठीक है, प्रीति पांडे आप बताइए, कोई सुझाव हो अगर आपके पास जो मैं नो सुधार सर, सकूं। नो सर, ऑल गुड। ठीक है, शाश्वत त्रिपाठी। नो सर। ओके, सौरभ झा, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो बाबू तुरंत दे दो, अभी हम उसको कल की क्लास से इंप्लीमेंट कर देंगे। नहीं सर, सब कुछ ठीक है सर। ये कर सकते हैं ना, जो नोट्स है सर आपका, हाँ नोट्स में सर अपना एक इंडेक्स पेज ऐड ऑन कर लेते हैं, जो समझ में हाँ आती है हाँ, क्या क्या टॉपिक। हाँ वो हमको मिल चुका है फीडबैक, हमको फीडबैक यस। मिल चुका है। हम क्वालिटी के नोट्स में भी वो जोड़ने जा रहे हैं, आज ही जोड़ देंगे। यस सर। हाँ, और कोई सौरभ बताओ, और कोई चीज जो तुम्हें सुझाव देनी हो। नहीं सर, अब सब बढ़िया है सर। हाँ, तुमने नोट्स पढ़ा, फ्लो अच्छा था नोट्स का? यस सर, वही पढ़ रहे हैं सर अभी भी। मतलब मजा आ रहा है ना पढ़ के? ऐसा बोरिंग वोरिंग यस तो नहीं सर। लग रहा है ना? नहीं 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 सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ बहुत बढ़िया है। कुछ भी एट एनी पॉइंट इन टाइम तुमको लगे कि बोरिंग है, तुरंत कॉल कर देना और मुझको गिरा देना, ठीक है। आयुषी, आयुषी ठीक है मिश्रा, सर। बताओ बाबू, कोई है तुमको कुछ बताना है? नहीं सर। ठीक है ना, तो कल से हम लोग इसी पैटर्न पर स्टार्ट करें अपना जियोग्राफी। बोलो आयुषी। हाँ सर। ठीक है, तो चलो फिर, गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय, महादेव, जाओ बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू निहारिका। जाओ 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 जाओ, सब लोग जाओ।